हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए जूनियर लेवल की क्लास लेके हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए जूनियर लेवल का सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है कि आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए जूनियर लेवल के साइंस का इतना ही सिलेबस पढ़ना है, जिसमें ये टॉपिक दिए गए। आपका पहला टॉपिक था भोजन, जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक था द्रव की अवस्था, इसका भी आप अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक था दैनिक उपयोगी पदार्थ, इसका आप अध्ययन कर चुके हैं। और आपका चौथा टॉपिक था सजीव जगत, इस सब का भी अध्ययन कर चुके हैं। और आज का आपका पांचवा टॉपिक है मानव कार्य की, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर वो सारे टॉपिक की वीडियो देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आप अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मानव कार्की के बारे में। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि मानव कार्य होता क्या है। जैसे आप सब जानते हैं, सभी सजीव होते हैं। वो सजीव क्या करते हैं, जैविक क्रियाएं करते रहते हैं। जैविक क्रिया हम क्या करते हैं, जैसे पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सारी जैविक क्रियाएं करते रहते हैं। इन्हीं सारी जैविक क्रियाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, कार्की में करते हैं। किस में करते हैं, कार्की। कार्की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हमारे टॉपिक का नाम है मानव कार्य। तो हमें क्या करना है, मानव की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना है इस टॉपिक में। किसके, मानव की जैविक क्रियाएं की, क्योंकि समस्त सजीव जैविक क्रिया करते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी जैविक क्रिया करते हैं, अन्य जंतु भी क्या करते होंगे, जैविक क्रिया करते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हमें क्या करना है, सिर्फ मानव की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना है। इन जैविक क्रियाओं के करने के लिए, इनके नियंत्रण, इनके समन्वय के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे तंत्र पाए जाते हैं ना। ये सारे तंत्र क्यों पाए जाते हैं, ताकि जैविक क्रियाएं जो हो रही हैं वो सही रूप से, सुचारू रूप से निरंतर चलती रहें। तो हम पढ़ते हैं कि समस्त सजीवों में क्या होता है, श्वसन की। श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना। जैसे मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। किसमें, तो श्वसन। वायु के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन कहलाती है। पाचन, भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की, उनको अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, पाचन कहलाती है। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, त्याग करना, यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और जनन क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, जनन। जैसे कोई जीव होता है अपने समान संतान उत्पन्न करता है, इस क्षमता उसकी क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। ये समस्त जैविक क्रिया होती है। तो ये मुख्यतः ऐसी जैविक क्रिया जो हर सजीव में होती है। श्वसन की क्रिया मुख्यतः सारे सजीवों में होती है। पाचन की क्रिया सारे सजीव में होती है। उत्सर्जन अधिकतर सारे सजीव करते हैं। जनन अधिकतर सारे सजीव करते हैं। सारी क्रिया अधिकतर समस्त जैविक जितने भी सजीव है सारी जैविक क्रिया करते रहते हैं। और इन जैविक क्रियाओं के सफल क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है, वो क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहे, उनमें कोई बाधा ना आए, आराम से होती रही। इसके लिए क्या होता है, शरीर में एक तंत्र पाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। अब आपको जैसे मैंने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, समस्त कोशिका होती है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनता है। ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। और अंग से मिलकर क्या बनते हैं, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो किससे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछते हैं कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं, किस शाखा में, तो किस में करते हैं, साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। तो आपको ये भी याद रख, ये सब मैंने आपको जब जंतु जगत में कोशिका वाला भाग पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल से समझाया था। अब चलिए हम पढ़ते हैं कार्की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कार्की क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी के जैविक प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है। उनका कार्की क्या होते हैं, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी भी जीवधारी के जैविक प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, कार्की कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं मानव कार्की के बारे में, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, मानव कार्की। तो कार्की में हम क्या करते हैं, किसी भी जीवधारी की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब आपको पता है कि जैविक क्रियाओं के नियंत्रण, उनके समन्वय के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में एक तंत्र पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है, पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, जनन तंत्र हुआ, और आपके तंत्रिका तंत्र हुआ, ये सारे तंत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो मानव शरीर के प्रमुख तंत्र, सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, पाचन तंत्र का। अब पाचन तंत्र में जानते हैं क्या होता है, जो हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। खाद्य पदार्थ में क्या होता है, पोषक तत्व, इनको ग्रहण करने
तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? पाचन। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? पाचन होती है। जैसे आपको भोजन की इमेज दी हुई आपकी एनसीईआरटी के बुक में कि जैसे हम खाना खाते हैं, दाल खा लिया, ठीक है, सब्जी खा ली, रोटी खा ली, चावल खा लिया, तो हम जो ग्रहण करते हैं तो पूरा भोजन का पाचन तो होता है, लेकिन हम इससे ग्रहण क्या करते हैं? जैसे दाल, दाल में क्या होता है? मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत होती है, तो दाल से हमने क्या लिया है? प्रोटीन ले लिया। और आपकी चावल होती है, चावल में क्या होता है? स्टार्च, मंड होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म में, चावल से हमने मंड वो ले लिया, स्टार्च ले लिया। आपका सलाद होता है, सलाद में क्या होता है? आपका सलाद में आपके फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या, दूध, दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे आप क्या होते हैं? घी, तेल, उससे क्या होता है? हम फैट ग्रहण करते हैं। इसी तरह से और चीज़ें जैसे फ्रूट्स वगैरह से हम विटामिन लेते हैं। तो हर चीज़ जो होती है उससे कोई पोषक तत्व उसका वही प्राप्त करते हैं, बाकी जो अपशिष्ट होते हैं उसको उत्सर्जन कर देते हैं। जैसे हमने रोटी खाई, रोटी से जो कार्बोहाइड्रेट तो ले लिया, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो बचा अपशिष्ट पदार्थ बचे उसका क्या कर देते हैं? हम उत्सर्जन कर लेते हैं। दाल से प्रोटीन ले लिया, फल से हमने विटामिन से ले लिए, और आपके सैलेड से या अंकुरित अनाज से हमने फाइबर्स ले लिया, या और जो चीज़ें पोषक तत्व वो सब तो प्राप्त कर लिया। अब जो बचा सामान उसको क्या करते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। तो जो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है पोषक तत्वों को ग्रहण करने से लेकर कि आपका अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तक की, ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से, क्योंकि हम मुख गुहा से तो अपने भोजन का ग्रहण करते हैं। तो मुख गुहा से भोजन ग्रहण करके उसे पचाने तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है, और ये प्रक्रिया आपकी पाचन कहलाती है। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि हमारा मुख पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, क्योंकि पाचन में क्या होता है? एंजाइम वगैरह सहायता करते हैं। जो हमारे एंजाइम होते हैं ये सब क्या करते हैं? पाचन में सहायता करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि जैसे मुख गुहा होता है, तो मुख गुहा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मुख गुहा में। मुख गुहा में हमारे क्या होते हैं? दांत होती है, जिह्वा होती है, मुख्यतः भोजन के पाचन में सहायक होती है। अब भोजन का आपका पाचन कैसे होता है? यांत्रिक व रासायनिक रूप से। तो मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है? मुख गुहा में मुख्यतः कैसे होता है? यांत्रिक रूप से होता है। यांत्रिक रूप का तात्पर्य क्या होता है? जैसे मुख गुहा में हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे दांत क्या करते हैं? उसको काटने का, पीसने का काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यांत्रिक रूप से। इसके बाद क्या होता है? जीभ में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, और लार ग्रंथि में जो आपके लार होती है उसमें टाइलिन व लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या होता है? भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अभी कह रहा है मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल जो सहायक पाचन ग्रंथि होती है, जैसे आपके क्या होते हैं? आहार नाल होती है। फिर आहार नाल के बाद भाग क्या होंगे? आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी। फिर इसके अलावा अन्य पाचक ग्रंथि होती है, जैसे क्या होता है? आपकी यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, ये आपकी क्या है? पाचक ग्रंथियाँ, ये सब आपके सम्मिलित रहती है। और जहाँ पे भोजन का क्या होता है? यांत्रिक व रासायनिक रूप से पाचन होता है। मैंने अभी आपको बताया यांत्रिक रूप से तात्पर्य क्या होता है? जैसे हमने मुख गुहा में क्या करते हैं? भोजन को काटते, पीसते, ये हमारा क्या यांत्रिक रूप से पाचन हो रहा है। फिर इसे में कुछ एंजाइम मिल जाते हैं, धीरे धीरे आगे स्तर पर पाचन होता है, ये आपके क्या होता है? रासायनिक रूप से पाचन होता है। अब चलिए देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या लिए के, क्योंकि हम क्या करते हैं आपको सब चीज़ें एनसीईआरटी में जो इमेज दी हुई है या एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, उनको इमेज के थ्रू आपको समझाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होता है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सीटेट एग्जाम क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन क्या होता है कई बार बच्चे कहते हैं मैम हमने तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ी लेकिन फिर भी क्वेश्चन इजीली नहीं सॉल्व हो पा रहे, क्योंकि क्या होता है कि हम समराइज नहीं कर पाते। समराइज करने के लिए आपको बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना होगा क्योंकि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको पूरे एनालिसिस करके वो इमेज लगाती हूँ तो इसी तरह से आपको समझाती हूँ ताकि आप इजीली वे पे सॉल्व समझ जाए, और जिससे आप क्या होगा आप एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आप आसानी से सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में ये उल्लेख किया हुआ है इसके बारे में, मानव में पाचन के बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में अद्भुत सत्य के रूप में स्टार फिश के बारे में उल्लेख है, तो आपको इसको भी पढ़ लेने से कई बार हो सकते हैं इनसे फैक्ट जो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कह रहा है स्टार फिश तारा मछली। जब मैंने आपको जंतु जगत के बारे में समझाया था तो संघ पढ़ाया था मत्स्य वर्ग, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये कार्डेटा वर्ग, इन सब के बारे में पढ़ाया था, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से समझाया था। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं।
उन्होंने कहा जो हमारी स्टार फिश होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाली जंतु का आहार करती है। जैसे मैंने बताया एक संघ था, उसका जंतु का जो कठोर होते थे कवच बना होता है, वो किससे बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से। इसको मैंने आपको पहले डिटेल से समझाया था। उन्होंने कहा कवच खोलने के बाद स्टार फिश क्या करती है, अपने मुख में से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है और अमाशय वापस शरीर में चले जाते तो आहार धीरे धीरे पचता है। इन्होंने कहा कि जो स्टार प्रेस होती है, जिन जंतुओं का जो कवच बना था कैल्शियम कार्बोनेट का, उनका अवशोषण कैसे करती है, उसका जो कठोर भाग होता है उसको नहीं खाती, जो उसका मुलायम भाग होता है, नरम भाग होता है, उसका क्या करती है अमाशय से बाहर निकालती है अपना, और अमाशय रख लेते उसका फिर धीरे धीरे पाचन करती रहती। कौन? स्टार प्रेस। अब चलिए देखते हैं हमारे मानव पाचन के बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा गया। एनसीईआरटी बुक में क्या है कि मानव अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे हम भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, मुख के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं ना मुख से, और यहीं से हमारा क्या होता है पाचन का प्रारंभ हो जाता है। फिर क्या करते हैं, आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित होता है। जैसे हम बताते हैं अपशिष्ट पदार्थ जिसका पाचन नहीं हो पाया या अनुपयोगी पदार्थ है, उसका क्या हो जाता है शरीर से उत्सर्जन हो जाता है। और भोजन एक सतत नली से गुजरता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आप सब जानते हैं ना, ग्रास नली के माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से भोजन जाता है छोटी आंत बड़ी आंत तक। इसके अलावा क्या है, मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ से, गुदा से जाता है। गुदा के द्वारा क्या होता है आपके भोजन का उत्सर्जन हो जाता है, और इस नली को हम मुख्यतः भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले क्या होता है मुख गुहिका, जहाँ से हम भोजन ग्रहण किया, फिर ग्रास नली के द्वारा भोजन जाता है, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब आपके क्या करते हैं भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। और इसी तरह देखिए आपकी इमेज दिखाई गई है इनसे कि भोजन के विभिन्न भागों से गुजरता है। जब भोजन इन सब से गुजरता है तो उसमें क्या होता है बहुत सारे एंजाइम भी मिलते हैं, बहुत सारे पाचक रस भी मिलते हैं। जैसे आपने पढ़ा था पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी थी, लार ग्रंथि, कौन सी, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि, ये सब क्या करती पाचक रस को श्रावण करती। जैसे एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये सारे एंजाइम का श्रावण होता है, और ये क्या करते हैं भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और इसके बाद क्या होता है जटिल पदार्थ को उनके सरल पदार्थ के रूप में बदल देने, ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अब देखिए आपके पाचन तंत्र का एक फिगर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में। इसमें उन्होंने दिखाया कि ये देखिए आपकी मुख गुहिका है। मुख गुहा से क्या हुआ, हमने भोजन को ग्रहण किया। मुख को हम भोजन ग्रहण करने के बाद यहाँ पे क्या होता है आपकी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और लार में आपके कौन सा होता है, टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। कौन सा होता है, टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम। अब टाइलिन क्या होता है, टाइलिन एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। और आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जैसे आप सब ने देखा, अगर ट्राई करना चाहेंगे कि टाइलिन का भी पाचन कैसे होता है, तो आप सिर्फ रोटी ले लीजिए, उसको काफ़ी देर तक चबाते रहिए, तो कुछ देर पश्चात क्या होता है में सादी सी रोटी भी मीठी मीठी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सबको पता है रोटी में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, लार से ही प्रारंभ हो जाता है, टाइलिन एंजाइम से। और टाइलिन एंजाइम से जब इसका पाचन हो जाता है तो धीरे धीरे क्या आता है स्टार्च में, स्टार्च के बाद ये ग्लूकोज के फॉर्म में परिवर्तित होने लगती है। और आप सब जानते हैं ग्लूकोज कैसी होती है, एक प्रकार की शर्करा है जो स्वाद में मीठी होती है। इसी कारण क्या होता है जब हम रोटी को बहुत देर तक चबाते रहते हैं तो हमें रोटी मीठी लगने लगती है। अब आपसे क्या होता है लार ग्रंथियों में उसको टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम मिल जाते हैं, और आपको जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जैसे हम बहुत चीज़ें खाते हैं, कई बार क्या होता है उसमें कुछ जीवाणु होते हैं, तो हमारा लाइसोजाइम एंजाइम कुछ जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में टाइलिन व लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। फिर क्या होता है मुख गुहा से आपने भोजन को ग्रहण कर लिया। अब जो आपको भोजन को मुख गुहा में क्या है, दांत व जिह्वा के माध्यम से यांत्रिक पाचन हो गया। मतलब अब दांत ने क्या किया, उनको काट पीट दिया, उनको पीसने का काम किया भोजन को काफ़ी स्तर तक। उसके बाद जो भोजन बचा वो ग्रसिका से, ग्रासनिका बनी हुई है आपकी, इसके माध्यम से भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। अब जब अमाशय में भोजन जाता है तो काइम के रूप में जाता है। कैसे जाता है, काइम के रूप में। अब आपसे पूछ सकते हैं काइम क्या होता है, काइम होता है अर्ध तरल अवस्था में भोजन, सेमी लिक्विड फॉर्म में जो हमारा फूड होता है। सेमी लिक्विड का फॉर्म का मतलब क्या होता है, ना ही पूरा ठोस ना ही पूरा द्रव। जैसे क्या होता है हल्का सा ठोस और द्रव का मिश्रण हो जाता है, वो आपका क्या होता है सेमी लिक्विड, अर्ध तरल अवस्था में जो भोजन बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, काइम। तो अमाशय में जो भोजन पहुंचा तो किस रूप में पहुंचा, काइम बन के। अमाशय के पश्चात क्या होता है, यहीं पे आपका पित्ताशय होता है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस का संचय होता है, और पित्तरस से क्या होता है, बहुत सारे पित्तरस क्या होते हैं भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब इसके पश्चात आपका भोजन कहाँ पे जाता है, अग्न्याशय में।
अग्नाशय में जाके इसमें अग्नाशयी रस मिलते हैं, जैसे आपका फिर बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। जैसे रेनिन एंजाइम क्या होता है, रेनिन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को पाचन में सहायक होता है। इस तरह से प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ऐसे एंजाइम क्या होते हैं आपके अग्नाशयी रस में मिल जाए। अब आपका भोजन जब यहाँ पे अग्नाशय में आ गया, अग्नाशय के बाद क्या होता है आपकी 2 आंत पाई जाती है, कौन कौन सी, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसके बाद आपका भोजन कहा जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वसा का कुछ बचा हुआ पाचन होता है। पहले आपका पाचन थोड़ा सा कहाँ से शुरू होगा, मुख से। मुख के पश्चात आपका आमाशय में हुआ, आमाशय के पश्चात अग्नाशय में पाचन हो गया। जो बचा हुआ पाचन हुआ कि उसका छोटी आंत में पाचन होता है तथा समस्त पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाते हैं छोटी आंत की सतह म्यूकोसा में। अब छोटी आंत में जब हो गया, इसका अवशोषण हो गया, तो इसके पश्चात जो भोजन बचते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसका क्या होता है बृहदांत, बड़ी आंत में जाके क्या होता है अवशोषण। बड़ी आंत में पुनः क्या हो जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है। जो भोजन में आपके जल बचा उसका बड़ी आंत में अवशोषण कर लेते हैं। अब इसके पश्चात क्या करती है बड़ी आंत, जो आपका बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ उसको मलाशय तथा गुदा मार्ग के द्वारा उत्सर्जन कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है आपका उत्सर्जन के पूरी प्रक्रिया के पश्चात क्या होता है आपका पाचन का प्रक्रम कंप्लीट होता है। तो मतलब मुख गुहा से भोजन ग्रहण करके गुदा मार्ग के द्वारा भोजन का निष्कासन, उत्सर्जन, इस तक की पूरी प्रक्रिया जो होती है आपकी क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अब चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। अब हमारा मुख गुहा से, ये जैसे पहले हमने पढ़ा पूरी पाचन की प्रक्रम क्या होती है, अब हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन सा प्रक्रम किस पार्ट में सहायक होते हैं। जैसे मुख गुहा, मुख गुहा से हम क्या करते हैं भोजन को ग्रहण किया जाता है। और मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस होता है कि हमारे लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं। और टाइलिन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। और लाइसोजाइम क्या होता है भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होता है। और दांत तथा जिह्वा होती है जो भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दांत और जिह्वा का होती है भोजन को काटने पीटने का काम करते हैं, पीसने का। ये क्या होता है भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं जिह्वा के बारे में। जिह्वा में हमारी क्या होती है स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। जैसे कुछ भी हम खाते हैं उसका टेस्ट कैसे पता चलता है, हमारे जीभ के द्वारा पता चलता है। जैसे जीभ के अग्रभाग में किसका स्वाद पता चलता है, जीभ के पश्च भाग में। जैसे खट्टेपन का स्वाद हमें जीभ के किनारे भागों में पता चलता है। और जीभ के पश्च भाग से क्या होता है हमें तीखा कड़वे का जो स्वाद होता है जीभ के पश्च भाग से पता चलता है। और जीभ के जो मध्य भाग से होते हैं यहाँ पे हमें नमकीन का स्वाद पता चलता है। इसी तरह क्या होता है हमारे जीभ में स्वादी कणिकाएं पाई जाती है, मतलब स्वादी कणिकाओं के द्वारा हमें किसी भी खाने का टेस्ट पता चलता है। और हमारे जीभ में क्या होता है लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं टाइलिन किसके पाचन में सहायक, तो टाइलिन एमाइलेज के पाचन में सहायक है। किसके, एमाइलेज के पाचन में सहायक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं दांत। ये दांत क्या होते हैं भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया दांत क्या होते हैं भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। इसके अलावा और कौन होते हैं, जीभ भी आपके यांत्रिक पाचन में और रासायनिक दोनों पाचन में सहायक होती है। क्योंकि क्या होता है जीभ में से लार का श्रावण होता है, लार क्या होता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं रासायनिक रूप से पाचन करते हैं। तो जैसे हमारे मनुष्य में होता है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ये आपके कितने होते हैं, इंसीजर, कैनाइक, मोलर, प्रीमोलर। ये आपके क्या होते हैं 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। अगर आपसे पूछेगा मनुष्य में दांत कितनी बार निकलते हैं, तो मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। पहले क्या होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, दूसरे क्या होते हैं स्थायी दांत होते हैं। अगर आपसे कभी पूछते हैं मनुष्य में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो कुल कितने पाए जाते हैं 32। कितने दांत पाए जाते हैं मनुष्य में, 32 दांत पाए जाते हैं। अब जो होता है मनुष्य के दांत जो बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं अगर आपसे कभी पूछता है, तो मनुष्य के दांत जो होते हैं अस्थिनुमा पदार्थ के बने होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। इस टर्म को याद रखना है। अगर मान लीजिए दांत उपास्थि के बने हो, तो उपास्थि क्या होती है लचकदारी होती है, मुलायम होती है। जैसे आपकी क्या होती है ग्रास नली। ग्रास नली किसके बनी होती है, ग्रास नली आपकी उपास्थि की बनी होती है। जैसे कई बार कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको पानी पी लेते हैं तो निकल लेते हैं ना। जबकि दांत आपके कैसे बने होते हैं, दांत अस्थि से नुमा पदार्थ के बने होते हैं, जिससे क्या कहते हैं डेंटाइन। और कई बार आपसे पूछ सकते हैं दांत की जो बाह्य परत होती है उससे क्या कहते हैं, दांत की जो बाह्य परत होती है उससे कहते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल क्या शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। अगर आपसे कभी पूछता है कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है, तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है इनेमल।
अब चलिए देखिए, आपके दांत के 4 प्रकार दिखाए गए, कौन कौन से? चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, कृंतक। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। आपसे अगर कभी पूछते हैं तो कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन। ये आपके कितने होते हैं? दांत के 4 प्रकार होते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं। और दांत की कुल कितनी संख्या होती है? तो कितनी होती है? 32। अब चलिए हम पढ़ते हैं ग्रसनी के बारे में। जैसे आपने पाचन तंत्र की इमेज में ग्रसनी की इमेज देखी थी, ये छोटे आकार के शंकुनुमा भाग होती है जो 3 प्रकार की है। मुख्यतः क्या होती है? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी। कौन कौन सी ग्रसनी कितने प्रकार की? 3। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। जैसे आप जानते हैं हमारी नासा ग्रसनी होती है, वहाँ से वायु का प्रवेश होता है। मुख ग्रसनी क्या होता है? भोजन का जो होता है आधा पाचन होने के बाद, जैसे दांत और जिह्वा के बाद उसका जो होता है अमाशय तक पहुँचने की क्रिया किसके द्वारा होती है? मुख ग्रसनी। और आपकी कंठ ग्रसनी होती है, वहीं पे मुख ग्रसनी के समीप ही आपकी क्या होती है? कंठ ग्रसनी होती है। अगला हम पढ़ते हैं ग्रास नली क्या होती है। ग्रास नली 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय पेशी नलिका युक्त संरचना होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि कैसी संरचना होती है? तो सक्रिय पेशी नलिका युक्त संरचना होती है किसकी? ग्रास नली। और इसकी लंबाई लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। अब चलिए हम पढ़ते हैं अमाशय के बारे में। जैसे अमाशय के बारे में मैंने आपको बताया था कि अमाशय में क्या होता है? कायम की अवस्था में भोजन आता है। तो अमाशय में भोजन का यांत्रिक व रासायनिक रूप से पाचन होता है। अब यांत्रिक रूप से पाचन क्या होता है? जो बचे हुए पदार्थ होते हैं उसका पाचन होता है, क्योंकि आपको पता है कि अमाशय में भोजन कैसे होता है? कायम के रूप में। और कायम का क्या होता है? आपका सेमी लिक्विड फॉर्म में जो फूड होता है। अर्ध तरल अवस्था में भोजन आपका क्या होता है? कायम। अब इसका यहाँ पे यांत्रिक रूप से भी पाचन होता है, तो रासायनिक रूप से। अब रासायनिक रूप से पाचन कैसे होता है? क्योंकि अमाशय में HCl अम्ल, लाइपेज, एमाइलेज एंजाइम का श्रावण होता है, जो आके भोजन में क्या करते हैं? मिल जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अमाशय में क्या क्या मिलते हैं? तो HCl अम्ल मिलता है, लाइपेज, एमाइलेज एंजाइम, ये सब क्या होते हैं? अमाशय में भोजन में मिल जाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछे कि अमाशय में अगर मान लीजिए HCl अम्ल का अधिक श्रावण हो जाए, जिससे क्या होता है? अमाशय में HCl अम्ल का श्रावण होता है, लेकिन कभी अमाशय में HCl अम्ल का अधिक श्रावण हो जाए तो क्या होगा? HCl अम्ल के अधिक श्रावण से व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाता है। जैसे आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा कि उन्हें पेप्टिक अल्सर हो गया, या ऐसे व्यक्ति बोल देते हैं कि उन्हें अल्सर हो गया। तो अल्सर किसके अधिकता से होता है? तो HCl अम्ल की अधिकता से होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में HCl अधिकता से श्रावण होता है, जिससे व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब चलिए हम अग्नाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अग्नाशय क्या होती है? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अब इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? आपको ये पता होना चाहिए। इसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे जब हम ग्रंथियों के चैप्टर पढ़ेंगे, तब डिटेल से समझेंगे। क्योंकि मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजाइम व हार्मोन दोनों का श्रावण होता है, इसलिए अग्नाशय क्या होती है? हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। जैसे कुछ ग्रंथियाँ कैसी होती है? अंतःस्राविक ग्रंथि होती है, कुछ क्या होती है? बहिस्राविक ग्रंथि होती है। लेकिन अग्नाशय आपकी मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इससे एंजाइम व हार्मोन दोनों का श्रावण होता है। और यहाँ पे अग्नाशय में आकर भोजन में क्या करते हैं? अग्नाशयी रस आके मिलता है। और अग्नाशयी रस में क्या होते हैं? वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम मिले रहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भोजन में अग्नाशयी रस कहाँ पे मिलता है? तो कहाँ पे मिलते हैं? अग्नाशय में आकर। अब चलिए हम पढ़ते हैं यकृत के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पाचक ग्रंथियाँ, जैसे क्या होती है? अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि, ये सब आपकी क्या है? पाचक ग्रंथियाँ हैं। इनसे क्या होता है? बहुत सारे अग्नाशयी रस का जैसे कुछ एंजाइम का श्रावण होता है। किससे होता है? यकृत से। जैसे होता है आपके अग्नाशय ग्रंथि से होता है, लार ग्रंथि होती है। तो ये कैसे होते हैं? जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं भोजन के रासायनिक रूप से पाचन में सहायक होती हैं। अब जैसे यकृत के बारे में पढ़ते हैं। यकृत क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? यकृत, लीवर है। और यकृत से क्या होता है? पित्तरस का श्रावण होता है। अगर आपसे कभी पूछता है पित्तरस का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। और अगर पूछते हैं कि पित्तरस का संचय कहाँ होता है, इस पॉइंट को याद रखना। पित्तरस का संचय आपके पित्ताशय में होता है, जबकि पित्तरस का श्रावण यकृत से होता है। और पित्तरस में क्या होता है? आपके बिलरुबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। कई बार क्या होता है? पित्तरस में अधिकतर श्रावण से अधिक श्रावण से क्या होता है? बिलरुबिन शरीर में फैल जाता है, जिससे व्यक्ति को क्या होता है? पीलिया, जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना। अब चलिए हम पढ़ते हैं क्षुद्रांत, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत में क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, भोजन का अवशोषण होता है।
इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो आपसे मुगवा से ही प्रारंभ हो गया। पूर्ण रूप से पाचन इसका कहाँ होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत की एक सतह होती है, कौन सी? म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि छोटी आंत का में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं उस सतह का नाम बताओ जहाँ पे क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। तो क्या होती है? म्यूकोसा होती है। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं बृहदांत, बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में क्या होता है? जो छोटी आंत से बचा हुआ जल होता है उसका बड़ी आंत में आके पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है? जो बचा हुआ जल होता है उसका बड़ी आंत में आके पुनः अवशोषण होता है। और इसके पश्चात जो अपचित खाद्य पदार्थ बचते हैं, जो मतलब जिसका पाचन नहीं हो पाता, उसका उत्सर्जन क्या करती है? बड़ी आंत गुदा मार्ग से भेज देती है, उसका वहाँ से उत्सर्जन हो जाता है। अब इसकी इस तरह से हमने पाचन तंत्र के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अगला तंत्र आपका क्या? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से पहले आपको पता होना चाहिए श्वसन क्या होता है। मानव के श्वसन अंगों द्वारा गैसों के आदान प्रदान व ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं श्वसनीय अंग क्या होते हैं? जैसे आपके फेफड़े होते हैं, वायु मार्ग से नसिका होती है, श्वसनिकाएं होती हैं, वायु कोष, एल्वेलाई, ये आपके क्या श्वसन में सहायक अंग होते हैं। इन सारे अंगों के सम्मिलित रूप से समूह को क्या बोलते हैं? आप श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जारण करके ऊर्जा का निर्माण करती हैं। और ऊर्जा का निर्माण किस फॉर्म में करती है? अगर आपसे कभी पूछते हैं तो किस फॉर्म में करती हैं? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं पहला हमारा श्वसनीय अंग क्या? फेफड़े, लंग्स। लंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि वत्स गुहा में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े। तो इन्हें क्या कह सकते हैं? एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? स्पंज के समान। जो स्पंज आप सबने देखा हो उसी की तरह हमारी क्या होती है? फेफड़ों की संरचना होती है। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में किया गया है कि हम श्वसन कैसे करते हैं। आइए हम श्वसन की क्रिया विधि जानें। सामान्यतः हम अपनी नासा द्वार के द्वारा वायु अंदर लेते हैं ना। हम क्या करते हैं? नासा द्वार के द्वारा वायु अंदर लेते हैं और वायु को अंतः श्वसन करते हैं। अंतः श्वसन क्या होता है? जब वायु को हम ग्रहण करते हैं वो अंतः श्वसन। तो उच्च श्वास क्या होता है या उच्च श्वास क्या होते हैं? जब वायु को हम उत्सर्जन करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? वायु को लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे शरीर को क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन हम ऐसा तो है नहीं कि जो वायु लेते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन चली जाए, बाकी कोई जाती नहीं। हमारे साथ जब हम श्वास लेते हैं तो वायु में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जो भी गैस होती है वो सारी जाती हैं, जबकि शरीर को चाहिए कि इसका सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? श्वसन लेते हैं, वायु लेते हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जारण के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका उत्सर्जन हो जाता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वास कहलाती है। और आपके अंतः श्वसन क्या कहलाती है? जब वायु को अंदर लेते हैं। अब इसके अलावा आप जैसे फेफड़े की संरचना के बारे में आप देख सकते हैं। मानव को श्वसन तंत्र की दिया गया आपके एनसीईआरटी की बुक में। पहले उन्होंने क्या किया? देखिए हम नासा गुहा से क्या लिया? वायु को लिया। अब इसके पश्चात कई बार क्या होता है? जैसे हम बहुत तेज काम कर रहे थे दौड़ने में, कई बार हम क्या करते हैं? मुख गुहा के द्वारा भी वायु ले लेते हैं। या कई बार ऐसी कंडीशन होती है व्यक्ति नासा गुहा से नहीं श्वसन कर पाता तो क्या करते हैं? जैसे आपने डॉक्टर को देखा हो कि मुख से द्वारा पंप करने की कोशिश करता है या ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है व्यक्ति नासा गुहा के द्वारा श्वसन नहीं ले पाता। तो उस स्थिति में कैसे लेते हैं? मुख गुहा के द्वारा श्वसन लेता है, या कई बार अलग अलग स्थितियों में। फिर इसके पश्चात क्या होता है? ये आपकी ग्रसनी, जो मैंने भी आपको पढ़ाई थी, ग्रसनी होती है। और उसके पश्चात क्या होती है? आपकी श्वास नली होती है। श्वास नली क्या होती है? देखिए सी आकार का वलयाकार छल्ले पाए जाते हैं कि उसमें श्वास नली में। और आपके वक्ष में क्या होता है? 2 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। ये आपके जैसे 2 जोड़ी फेफड़े हैं और इनकी संरचना कैसे? फेफड़ों के समान है। संरचना कैसे? स्पंज के समान। ये आपका क्या है? फेफड़ा है। और इसके पश्चात क्या होते हैं? आपकी पसलियाँ होती है। इसी के बगल में आपका क्या होता है? पसलियाँ होती हैं। ये आपकी पसलियों को चित्र जैसे आप समझ जानते हो कि पसलियाँ होती हैं। अब इसके पश्चात क्या होता है कि फेफड़ों के में की बहुत सारे वायु कोष से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वायु कोष की बहुत बड़ी संरचना है। इन वायु कोष को क्या क्या बोलते हैं? इन वायु कोष को बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। अगर आपसे कभी पूछते हैं इन वायु कोष को क्या बोलते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? एल्वोलाई कहते हैं, यह वायु कोष। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं फेफड़े के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? वायु कोष या एल्वोलाई को कहते हैं। इसी तरह से आपसे कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया था कोशिका विज्ञान में शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको
कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। फेफड़े की किसको कहते हैं, तो वायु कोश को कहते हैं। ऐसे आपकी क्या होती है, वृक्क, गुर्दे की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। इसी तरह से आप आगे आगे हर टॉपिक के पढ़ते जाएंगे कि इस टॉपिक में संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं। तो भी मैंने आपको दो पढ़ाई, जैसे कोशिका विज्ञान में बताया तो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है कि फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो एल्वेलाई को कहते हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में उल्लेख है कि जो बड़ी पेशी परत होती है जो डायाफ्राम कहलाती है, उनका जो बड़ी पेशी परत होती है जो आपकी दी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। अंतर श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उनका जब अंतर श्वसन करते हैं तो डायाफ्राम आपको नीचे की ओर गति करता है, जबकि आपकी पसलियां क्या होती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं। और यह गति हमारी वत्स गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, और जिससे जब हमारा आयतन बढ़ जाता है, जो वायु होती है वो कहाँ जाती है, फेफड़ों में आ जाती है, और फेफड़े वायु से भर जाते हैं। इसी प्रकार से आपका अंतर श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया होती रहती है। अब आपने देखा था कि फेफड़े के ऊपर क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली होती है, जिससे झिल्ली टाइप के, इसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो या कई बार इसको कहते हैं फेफड़े के ऊपर का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और हमारे शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है, तो नासा द्वार के माध्यम से वायु शरीर में प्रवेश करती है। अगर आपसे कभी पूछता है, मैंने भी बताया कि फेफड़े के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, वायु कोश से एल्वेलाई को कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछेगा मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, तो मानव 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन करता है। अगर यही क्या है, स्वस्थ मानव वयस्क की बात बताई गई। अगर कभी बच्चे के बारे में पूछ लेगा तो बच्चे का काफ़ी बढ़ जाते हैं, बच्चे लगभग कितने 30 से 35 बार श्वसन करते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। अब आपके श्वसन कितने, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अंतर श्वास, उच्च श्वास। अंतर श्वास क्या होता है कि जिस प्रक्रिया में वायु अंदर ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर श्वास। और जबकि उच्च श्वास में क्या होता है, फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाली जाती है। ये आपका क्या होता है, उच्च श्वास होता है। जैसे अंतर श्वास और उच्च श्वास की प्रक्रिया दिखाई गई। अंतर श्वास में जैसे मैंने बताया कि डायाफ्राम क्या करता है, नीचे की ओर गति करता है, और पसलियां बाहर की ओर गति, जैसे क्या करें, पसलियां बाहर की ओर गति कर गई, ये आपकी वायु प्रवेश कर रही है। अब जब वायु प्रवेश किया तो आपका डायाफ्राम ने नीचे की ओर गति किया। अब जब डायाफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है और आपकी पसलियां ऊपर की ओर गति कर रही हैं, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, अंतर श्वसन। अब आपके उच्च श्वसन में क्या होता है, वायु बाहर की ओर जा रही है, क्योंकि उच्च श्वसन में क्या होता है, हम वायु का उत्सर्जन करते हैं। अब जब आपकी वायु बाहर जा रही है तो आपका डायाफ्राम क्या होगा, उल्टा ऊपर की ओर गति करेगा। अब आपका जब डायाफ्राम ऊपर की ओर गति कर रहा है तो आपकी पसलियां क्या करती हैं, अंदर की ओर गति करती हैं। इस पॉइंट को याद रखना है कि जब अंतर श्वसन होता है तो डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, और अंतर श्वसन में क्या होता है, हम सांस को ग्रहण कर रहे होते हैं, जबकि उस श्वसन में क्या होता है, हम सांस को त्याग रहे होते हैं। अब इस चीज़ को याद रखना है। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि जिसका पूरे अंग होते हैं। पहले जिससे क्या होता है, नासारंध्र। नासारंध्र से हमने वायु को प्रवेश किया। नासारंध्र या कई बार क्या होता है, मुख गुहा से भी वायु प्रवेश होती है। इसके पश्चात ये ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी के पश्चात स्वर तंत्र में, जो आपने अभी पिक्चर देखी तो उसका श्वसन की, उसके पास श्वास नलिका होती है। श्वास नलिका से पहले कहाँ जाती है, वायु कोष्ठक एल्वेलाई में जाती है, क्योंकि एल्वेलाई क्या होती है, उसकी फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एल्वेलाई के पश्चात क्या होता है, जब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जारण होता है, और ग्लूकोज के जारण के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में जाता है। क्योंकि आपको पता है ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होते हैं, जिसको आप रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होते हैं, तो ब्लड में ऑक्सीजन गया, फिर ब्लड क्या कर देता है, इसको कोशिका में ले जाता है, और कोशिका में जब आपने साइटोलॉजी में पढ़ा था कोशिकांग होते हैं, उसमें किस कोशिकांग में जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका जारण होता है, और जब जारण होता है तो ग्लूकोज का जारण होने से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा किस फॉर्म में प्राप्त होती है, तो ऊर्जा आपको एटीपी के फॉर्म में प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। जैसे मैंने आपको साइटोलॉजी पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण किसकी उपस्थिति में होता है, तो O2 की उपस्थिति में। और ऊर्जा का निर्माण किस फॉर्म में होता है, अगर पूछेगा तो किस फॉर्म में होता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में होता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं श्वसन आपके 2 प्रकार के, जैसे कोशिकीय श्वसन के बारे में। फिर आपके कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होंगे। पहले क्या होगा, अक्षीय श्वसन, दूसरा अनाक्षीय श्वसन।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिका में होने वाला जो श्वसन होता है, क्योंकि कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर श्वसन होता है। श्वसन क्या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे आपकी ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का प्राप्त होना क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। जैसे आपके एनसीईआरटी में क्या कि कोशिका के अंदर भोजन किसमें? ग्लूकोज के फॉर्म में। ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है। अब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो ये क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। जैसे मैं आपको बताया कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला ऑक्सीय श्वसन, दूसरा क्या होता है? अनॉक्सीय श्वसन। तो ये देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का जारण हो रहा है। जारण में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जिससे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर देते हैं, प्लस जल। इसके अलावा ऊर्जा, और अगर आपसे कभी पूछे ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, तो ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में उपलब्ध होती है। किसमें? एटीपी के फॉर्म में। इस पॉइंट को याद रखना है कि जारण किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का जारण किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्साइड के। तो किसका किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तथा जल का होता है। जैसे इसका आपका रासायनिक रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है? 6,6H12O6, ये आपका क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये आपका ऑक्सीजन है 6O2, ये आपकी क्या? ऑक्सीजन, जिससे आपका निर्माण किस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का व ऊर्जा का। ऊर्जा किस फॉर्म में प्राप्त हुई? तो आपकी एटीपी के फॉर्म में प्राप्त हुई। अब आपको पता है कि कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? ऑक्सीय श्वसन, दूसरा क्या होता है? अनॉक्सीय श्वसन। ऑक्सीय श्वसन क्या होता है? जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो आपका क्या होता है? ऑक्सीय श्वसन होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें जो ऊर्जा बनती है तो किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के रूप में, जो मैंने आपको बताया। दूसरा आपका क्या होता है? अनॉक्सीय श्वसन। अनॉक्सीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शरीर के जिस भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता वहाँ पे जो श्वसन होता है, तो कौन सा श्वसन होता है? अनॉक्सीय श्वसन। और अनॉक्सीय श्वसन कहाँ पे होते हैं? कोशिका द्रव में होता है। इस दौरान क्या होता है? एथिल अल्कोहल लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। जैसे कई बार आप सब जानते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो उसको शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है, हाथ पैर में, शरीर में दर्द महसूस होता है। क्योंकि क्या होता है? उसके अंदर अनॉक्सीय श्वसन होने लगते हैं, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता तो शरीर में क्या होता है? अनॉक्सीय श्वसन होने लगता है। और अनॉक्सीय श्वसन से क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और मांसपेशियों में थकान का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति को दर्द महसूस होता है। इस तरह से आज के इस टॉपिक में मैंने आपको पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया। इसके आगे वाले पार्ट में आपको परिसंचरण तंत्र, इसके अलावा तंत्र, और आपका क्या होगा? परिसंचरण तंत्र के बाद आप उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह इस टॉपिक के 2 पार्ट और आएंगे, इसलिए अगर इस टॉपिक को आप मिस नहीं करना चाहते, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा? सारे वीडियो के रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर सीटेड एग्जाम के लिए CDP की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा सीटेड एग्जाम के लिए प्राइमरी लेवल के लिए EVS थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, EVS पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चल रहे हैं, जो हर टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, और EVS पेडागोजी के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। थ्योरी की क्लासेस भी चल रही हैं। ये सारी क्लासेस को आप देखते रहिए तथा इनके नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको टेलीग्राम उसके PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम को चैनल को जाके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में करके दे सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी इसका भी फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि इससे क्या होता है? मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाती हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।